उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग पे। जहाँ तक हमने अभी डिस्कस किया उसमें सारे टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो थे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग की बात करेंगे। तो बेसिकली ध्यान देना है हमें आर्मेचर वाइंडिंग, सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान देना है कि डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग दो तरीके का हम लोग देखते हैं। एक होता है हमारे पास क्लोज कॉइल वाइंडिंग, एक ओपन कॉइल वाइंडिंग। बस इन सबको जरा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है ओपन कॉइल वाइंडिंग और क्लोज कॉइल वाइंडिंग से कि कहाँ इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि ओपन कॉइल वाइंडिंग जो होता है ये इस तरीके का कॉइल होता है जो अपने आप को क्लोज नहीं करता, बेसिकली ओपन होता है। इसके दोनों साइडों को लोड और सोर्स से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है, मतलब ये अपने आप में क्लोज नहीं होते हैं। और क्लोज कॉइल वाइंडिंग नाम से ही स्पष्ट है कि ये अपने आप को क्लोज करता है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दोनों में से कौन सा कहाँ यूज़ किया जाता है। ओपन कॉइल वाइंडिंग बेसिकली ज़्यादातर यूज होता है एसी मशीन में, इसको डीसी मशीन में यूज़ नहीं कर सकते। ओपन कॉइल वाइंडिंग को डीसी मशीन में यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डीसी मशीन जो हमारे पास होता है, डीसी मशीन में कम्यूटेशन करना होता है, कम्यूटेशन का प्रोसेस होता है। और अगर ओपन कॉइल वाइंडिंग है तो बेटर कम्यूटेशन नहीं प्राप्त किया जा सकता है, कम्यूटेशन फेल हो सकता है। इसलिए डीसी मशीन में हम लोग क्लोज कॉइल वाइंडिंग का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। एसी मशीन में हम लोग ओपन कॉइल वाइंडिंग यूज़ करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे क्लोज भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डीसी में ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्लोज कॉइल वाइंडिंग यूज़ करते हैं, ओपन कॉइल वाइंडिंग कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर बात करें डीसी मशीन में क्लोज कॉइल वाइंडिंग, हमारे पास ग्राम रिंग टाइप का बाइंडिंग होता है, ग्राम रिंग टाइप बाइंडिंग, और एक होता है आपका ड्रम टाइप बाइंडिंग। अब यहाँ पे जो लैप और वेव होता है ये ड्रम टाइप की बाइंडिंग्स हैं। ड्रम टाइप की बाइंडिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो ये दो तरीके का होता है, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। बेसिकली मैं आपको जो अनसुनी कुछ बातें हैं उनसे मैं बस आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वो रिलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो हम उनको भी डिटेल में लेकर चलते हैं, उनको भी समझते। फिलहाल अभी हमें क्या है कि लैप बाइंडिंग यहाँ पे देखना है और वेव बाइंडिंग, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लैप बाइंडिंग क्या होता है, वेव बाइंडिंग क्या होता है, इससे पहले ध्यान रखिएगा कि लैप बाइंडिंग डीसी मशीन में यूज़ किया जाता है, वेव बाइंडिंग डीसी मशीन में यूज़ किया जाता है। लैप बाइंडिंग के साथ एक उसमें इक्वलाइजिंग रिंग यूज़ करा जाता है। इक्वलाइजर रिंग जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, इक्वलाइजर रिंग ये बेसिकली इसका काम होता है कि जो ब्रश में सर्कुलेटिंग करंट आना होता है उस करंट से प्रिवेंट करता है, मीन्स स्पार्किंग को रिड्यूस करता है। सर्कुलेटिंग करंट जितना कम होगा कार्बन ब्रश में उतना कम हमारा क्या होने वाला है, स्पार्किंग होने वाला है। तो इक्वलाइजिंग रिंग का काम ये है। आपसे पूछा जाता है इक्वलाइजिंग रिंग का काम क्या है और किस टाइप की डीसी मशीन में यूज होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, लैप बाइंडिंग डीसी मशीन में यूज होता है। उसके बाद है वेव बाइंडिंग डीसी मशीन, कौन सा, वेव बाइंडिंग डीसी मशीन। तो इसमें हमारे पास अभी लैप और वेव के बारे में बहुत डिटेल बात करेंगे, बस अभी बस इस ग्राफ को मैं आपको समझा रहा हूँ। वेव बाइंडिंग जो आपके पास है इसमें हमारे पास डमी कॉइल यूज होता है, जो बेसिकली जो स्लॉट्स होते हैं, जैसे हम लोग रोटर का स्लॉट्स बनाते हैं ना, रोटर का हम लोगों ने स्लॉट्स बनाया ऐसे, तो इन स्लॉट्स में डायरेक्टली इनको डाल दिया जाता है डमी कॉइल्स को। इनका कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, डमी कॉइल का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करता है सिस्टम को, मशीन को सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, बैलेंस करता है, मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करता है। इसका किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, वेव बाइंडिंग के साथ इसका प्रयोग करते हैं, किसके साथ, वेव बाइंडिंग के साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा किसके साथ यूज होता है। अब हम लोग इसमें से एक एक को उठाते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले लैप बाइंडिंग देखेंगे फिर वेव बाइंडिंग देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लैप बाइंडिंग के बारे में। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। लैप बाइंडिंग जो हमारे पास होता है, लैप बाइंडिंग देखिएगा, लैप बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग में लैप बाइंडिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो पोल्स के इक्वल होते हैं, पोल्स के इक्वल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होता है, पोल्स के इक्वल होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हम किसे कहेंगे कि ये लैप टाइप की बाइंडिंग है। ध्यान रखिएगा, लैप टाइप बाइंडिंग में क्या होता है कि हमारे पास
जो कोई भी फिलहाल कॉइल होता है उस कॉइल में जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 हमारे पास इस तरीके से 3 4 कॉइल है, तो पहले कॉइल का जो दूसरा कंडक्टर होगा वो दूसरे कॉइल के पहले कंडक्टर से जुड़ा होगा। ठीक है ना, बात को समझिएगा। पहले कॉइल का, इसको मान लीजिए ये कॉइल फर्स्ट है, ये कॉइल फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। अब आप देखिए कि पहले कॉइल का दूसरा कंडक्टर ये वाला है, अब ये देखिए दूसरे कॉइल के पहले कंडक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये पहला कंडक्टर पहले कॉइल का दूसरा कंडक्टर, फिर ये दूसरे कॉइल का पहला दूसरा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये इसी सीक्वेंस में जुड़ता चलता चला जाएगा। तो ये इस टाइप की जो वाइंडिंग होती है वो हमारी कौन सी वाइंडिंग होती है? लैप वाइंडिंग होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। लैप वाइंडिंग में जो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है ए बराबर, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ पोल्स के, मशीन में कितने पोल हैं इसके बराबर होता है। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंप्लेक्स के लिए होता है। सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स इस तरीके से होता है। मतलब सिंप्लेक्स का क्या मतलब, अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्न कंडक्टर हमने यूज़ किया और डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर दिया, दैट इज सिंप्लेक्स। अगर इस तरीके से हमने कई टर्न, 2 टर्न्स का लेकर के कॉइल उसके बाद कनेक्शन किया, दैट इज डुप्लेक्स। 3 टाइम्स इसको हमने रोटेट कराया और फिर कनेक्ट किया, दैट इज ट्रिप्लेक्स। मतलब पैरेलल पाथ हमारे उसमें बढ़ते चले जाएंगे। क्या होंगे? पैरेलल पाथ जो पोल्स है, अगर डुप्लेक्स की बात करेंगे तो पोल्स का 2 टाइम हो जाएगा, ट्रिप्लेक्स की बात करेंगे तो पोल का 3 टाइम्स हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स का कोई और बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सीधे बस आप इतना समझो कि मल्टीप्लाई होता जा रहा है 2 टाइम 3 टाइम, क्या नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि फाइनली जो इसमें हमें देखने को मिलता है, A इज इक्वल टू एम पी, A इज इक्वल टू एम पी, वेयर M is equal to 1, M is equal to 2, M is equal to 3 and so on. This is for simplex, this is for simplex, duplex, this is for triplex. ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स का मतलब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होता है वहाँ पे करंट डिवाइड होता है। जहाँ पर भी पैरेलल आपको दिख गया मीन्स वहाँ करंट डिवाइड हो रहा है। मीन्स जो लैप वाइंडिंग वाले मशीन होते हैं, जो लैप वाइंडिंग वाले मशीन होते हैं, आप इसको याद कैसे करेंगे? इसमें क्या होता है, LAP है, A बराबर P होता है, बस यहाँ से याद रखेंगे। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो होते हैं लार्ज करंट एंड लो वोल्टेज मशीन होती है। मतलब इनका यूज जो होता है वो लार्ज करंट पर किया जाता है, लार्ज करंट एंड लो वोल्टेज पर। मतलब ये लार्ज करंट लो वोल्टेज रेटिंग वाले मशीन होते हैं ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ज़्यादा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होने की वजह से इनको हम लोग ज़्यादा करंट रेटिंग वाले मशीन के रूप में यूज़ करते हैं, और हमारे पास लो वोल्टेज पर हम इनको यूज़ करते हैं। तो सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंप्लेक्स क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, लैप वाइंडिंग है। कैसी वाइंडिंग है? लैप वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग के बारे में इतनी चीज़ें हमने देखा। इसमें जो फिलहाल हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने लैप वाइंडिंग में देखना है हमें, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़, जितनी बातें मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिलेटेड पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉइल पिच और बैक पिच इज इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू द पोल पिच इज इक्वल टू Z/2। मतलब क्या है कि जो कॉइल पिच या बैक पिच, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, इक्वल टू होना चाहिए पोल पिच के। मतलब इसमें फुल पिच वाइंडिंग यूज होती है, शॉर्ट पिचिंग का कोई मतलब नहीं होता है। इज इक्वल टू Z/P होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा केस, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 2 टाइप्स का होता है, एक रेट्रोग्रेसिव होता है और एक प्रोग्रेसिव होता है। अगर ये राइट टू लेफ्ट चल रहा है, मीन्स इस साइड से इस साइड चल रहा है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं वाइंडिंग यहाँ से शुरू हो और ऐसे उल्टा चलता है, बैक साइड आए, मतलब राइट से शुरू हो वाइंडिंग करना और लेफ्ट की तरफ बढ़े, तो इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव। इस रेट्रोग्रेसिव में क्या होता है, बैक पिच जो होता है वो फ्रंट पिच से कम होता है। बैक पिच जो होता है
वो फ्रंट पिच से कम होता है, जबकि जब हमारा फ्रंट पिच बैक पिच से ज़्यादा होता है तो वाइंडिंग आगे की तरफ जाती है, लेफ्ट टू राइट, मीन्स इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो ये सब नोट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर बैक पिच ज़्यादा है तो किस टाइप का होगा, अगर फ्रंट पिच ज़्यादा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉर्मली आपसे एग्जाम में दे दिया कि इन अ डीसी मशीन इफ़ द बैक पिच is greater than the front pitch then binding type is progressive, retrogressive, lap, wave, whatever जो आपको घुमा के उसमें क्वेश्चन पूछना चाहेगा, तो आपको उसमें जज करना है, उसको अच्छे से समझना है कि एक्चुअल में क्या होने वाला है यहाँ पे। इसमें बिल्कुल किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगला ध्यान दीजिएगा कि बैक पिच और फ्रंट पिच की जो वैल्यू होनी चाहिए, बैक पिच और फ्रंट पिच की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ऑड होनी चाहिए, ऑड नंबर्स में होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि बैक पिच और फ्रंट पिच कुछ और नहीं होता है, आर्मेचर कंडक्टर के टर्म्स में इनको हम लोग डिफाइन करते हैं। किस टर्म में? आर्मेचर कंडक्टर के टर्म में। तो जब हम इन्हें आर्मेचर कंडक्टर के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं तो आर्मेचर कंडक्टर 2, 4, 6, 8, 10, 20 कुछ भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा ऑड नंबर्स में होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। एवरेज पिच बैक पिच प्लस फ्रंट पिच अपॉन 2, ये हमारा एवरेज पिच का फॉर्मूला है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। रिजल्टेंट पिच की वैल्यू हमेशा इवन होना चाहिए और 2m के इक्वल होना चाहिए। रिजल्टेंट पिच की वैल्यू इवन होना चाहिए और 2m के इक्वल होना चाहिए। मतलब सिंप्लेक्स के लिए 2, डुप्लेक्स के लिए 4, ट्रिप्लेक्स के लिए 6, मतलब मिनिमम 2 होना चाहिए। इसमें 1 होना पॉसिबल नहीं है। मीन्स इवन का मतलब ये 2 का मल्टीपल होगा। सिंप्लेक्स के लिए 2, डुप्लेक्स के लिए 4, ट्रिप्लेक्स के लिए 6, ठीक है ना। 4 के लिए ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें कॉइल पिच, जो हमारे पास कम्यूटेटर पिच होता है, सॉरी कम्यूटेटर पिच जो होता है वो m के बराबर होता है। m बोले तो m क्या है यहाँ पे ये मल्टीप्लेक्स को दिखा रहा है कि कितने मल्टीप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है। तो यहाँ पे बेसिकली m की वैल्यू 1, 2, 3 अकॉर्डिंग टू द सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स के अकॉर्डिंग होगा। तो जो हमारा कम्यूटेटर पिच होना चाहिए वो सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स के अकॉर्डिंग m के इक्वल ही होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या होता है नंबर ऑफ ब्रशेस, पोल्स कितने होते हैं मशीन में। तो ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होता है। डीसी मशीन में जो नंबर ऑफ ब्रशेस होते हैं वो नंबर ऑफ पोल्स के क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ये यहाँ तक जो हमने देखा ये किससे रिलेटेड है, ये पूरा का पूरा हमारा रिलेटेड है लैप बाइंडिंग से। लैप बाइंडिंग के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी तो मैंने आपको बता दिया कि लो वोल्टेज हाई करंट मशीन में इसका यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि फिलहाल लैप बाउंड मशीन हम लोग किस लिए बनाते हैं, लो वोल्टेज हाई करंट, लो वोल्टेज हाई करंट, हाई वोल्टेज। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग में आप देख पा रहे हैं वेव बाइंडिंग यहाँ हमने बना रखा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वेव बाइंडिंग के बारे में हम लोग देख लें, वेव बाइंडिंग की बात कर लें। वेव बाइंडिंग में क्या होता है भाई, वेव बाइंडिंग में प्रत्येक कॉइल का दूसरा कंडक्टर दूसरे कॉइल के पहले कंडक्टर से जुड़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग वेव बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 ही होते हैं। ये टाइप का सीरीज टाइप बाइंडिंग कहलाता है। कौन सा टाइप, सीरीज टाइप वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग ये हमारे पास किस टाइप की बाइंडिंग कहलाता है, सीरीज टाइप बाइंडिंग कहलाता है। सीरीज टाइप, इसी को हम लोग सीरीज बाइंडिंग भी कह सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है वो कितना होता है, 2 होता है। इसमें भी सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स होता है, बट ये ज़्यादा उतना रिलेवेंट नहीं है। प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, केस वही होता है सारी चीज़ें। आप देख पा रहे हैं बैक पिच, फ्रंट पिच और रिजल्टेंट पिच इसमें भी दिखाया गया है। जो आपके पास वेव बाइंडिंग है, यूज फॉर वेव बाइंडिंग मशीन यूज फॉर लो करेंट हाई वोल्टेज मशीन, हाई वोल्टेज मशीन, मतलब इसको लो वोल्टेज हाई करंट मशीन के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लो वोल्टेज हाई करंट मशीन में इसका ज़्यादातर यूज होता है।
तो ये चीज़ें फिलहाल वेव बाइंडिंग के बारे में आपको ध्यान में रखना। वेव बाइंडिंग में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लैब बाउंड आपने पढ़ लिया, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स का मतलब जान लिया, तो वेव बाइंडिंग में ज़्यादा कुछ इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग जो है फिलहाल इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो हमारे वेव बाइंडिंग की इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो वेव बाइंडिंग में सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग और मल्टीप्लेक्स वेव बाइंडिंग दोनों का हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो सिंप्लेक्स के केस में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, बैक पिच और फ्रंट पिच ये मस्ट बी इक्वल टू द ऑड होना चाहिए, ये ऑड नंबर में होने चाहिए। कम्यूटेटर पिच इज इक्वल टू एवरेज पिच होना चाहिए, दैट इज जेड प्लस माइनस 2/p। अब यहाँ प्लस है प्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए, माइनस साइन होगा रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए। एवरेज पिच हमेशा होल नंबर्स में होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, 2.3 2.5 ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, होल नंबर में होना चाहिए। फॉर इवन पेयर ऑफ पोल्स, मतलब मशीन में अगर 2 4 6 ऐसे पेयर्स हैं पोल के, जैसे 2 पेयर मतलब 4 पोल मशीन, 6 पेयर मतलब 12 पेयर मशीन, 12 पोल मशीन। तो ध्यान रखिए, पेयर का मतलब समझिएगा, 4 पेयर मतलब 8 पोल मशीन। यहाँ पे एवरेज वैल्यू सेम चीज, मे बी ऑड और इवन, ये इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। नंबर ऑफ कॉइल मस्ट बी ऑड, जो नंबर ऑफ कॉइल यूज होने वाला है वो ऑड होना चाहिए। नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट मस्ट बी ऑड। और अगर हम लोग बात करें फॉर ऑड पेयर ऑफ पोल्स 3 5 7 के केस में, तो उस टाइम पे कॉइल मे बी इवन और ऑड, कम्यूटेटर सेगमेंट मस्ट बी इवन और ऑड। दूसरी चीज जब हम लोग आते हैं मल्टीप्लेक्स के केस में, मल्टीप्लेक्स के केस में ध्यान दीजिएगा, बैक पिच इज इक्वल टू फ्रंट पिच प्लस माइनस 2m, जहाँ पे प्लस प्रोग्रेसिव माइनस रेट्रोग्रेसिव के लिए है। ये फॉर्मूले हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन इस पे आ सकता है। एवरेज पिच हमारे पास जो है z प्लस माइनस 2m/p, ठीक है ना, ये आपका बेसिकली किसके लिए है, मल्टीप्लेक्स के लिए है। तो अभी हमारे पास क्या है, मैंने आपको कंप्लीटली आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में बता दिया और उसके कुछ नोट पॉइंट्स बता दिए। ध्यान दीजिएगा, जितना एक्सप्लेन करने वाला था मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया। अब मैं 2 लाइन में इसको समराइज़ करूंगा, उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वो चीज़ क्या है देख लेते हैं। सिंगल लेयर और डबल लेयर बाइंडिंग, सिंगल लेयर और डबल लेयर बाइंडिंग, जबकि ये चीज़ हम लोग और आगे जब एसी मशीन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसको चर्चा हम लोग करेंगे। तो फिलहाल अभी हम एक बार आपको बता दें सिंगल लेयर और डबल लेयर बाइंडिंग का क्या मतलब होता है। सिंगल लेयर बाइंडिंग का मतलब होता है, मान लीजिए हमारे पास ये एक आर्मेचर है, यहाँ पे स्लॉट्स होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, स्लॉट्स होंगे, ये हमारे पास स्लॉट्स है। अब अगर इसमें एक कंडक्टर, एक स्लॉट्स में सिर्फ एक कंडक्टर, मतलब एक कॉइल का केवल एक साइड पड़ा हुआ है, तो दिस टाइप ऑफ बाइंडिंग इज नोन एज ए सिंगल लेयर बाइंडिंग। कैसा, ये एक एक कंडक्टर है, कैसी बाइंडिंग, सिंगल लेयर बाइंडिंग। अगर हम लोग बात करें डबल लेयर बाइंडिंग की, तो डबल लेयर बाइंडिंग जो होगा, ध्यान दीजिएगा, डबल लेयर बाइंडिंग इसी में बता देते हैं। डबल लेयर बाइंडिंग में 2 कंडक्टर्स होंगे, 2 कंडक्टर होंगे, मतलब डबल लेयर बाइंडिंग में जैसे ही हम 2 कंडक्टर बनाएंगे तो आपको अच्छे से पता है डेप्थ ऑफ द स्लॉट्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम डबल लेयर और लेयर बढ़ाते चले जाएंगे बाइंडिंग की, तो डेप्थ ऑफ स्लॉट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखते चलिए, दिस इज द डबल लेयर बाइंडिंग, दिस इज द डबल लेयर बाइंडिंग। अब यहाँ पे डबल लेयर बाइंडिंग है तो क्या हो रहा है, स्लॉट्स का डेप्थ बढ़ गया, डबल लेयर बाइंडिंग, ठीक है ना। ये सिंगल लेयर और डबल लेयर बाइंडिंग की बात रही, हमने सोचा बस ऐसे ही जरा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका लेकर के आ जाए, हल्का सा आपको बता दें। इसके बाद हम लोग इसमें समरी देख लेते हैं लैप और वेव बाइंडिंग की, फटाफट 2 मिनट में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं पूरा जितना अभी तक हमने पढ़ा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, मेन जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हम अगर बात करें लैप बाइंडिंग की, तो यहाँ पे जो पैरेलल पाथ होता है A इज इक्वल टू MP होता है, दैट इज M इज इक्वल टू 1 2 3 फॉर सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स। ध्यान रखिएगा,
ठीक है ना। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की मैं बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज यूज्ड फॉर हाई करंट एंड लो वोल्टेज रेटिंग मशीन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, लैप बाउंड में हमने रिट्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव देख लिया है। वेव बाउंड का देख लें। वेव बाइंडिंग में पैरेलल ऑफ पाथ्स जो होंगे वो 2 होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक तरीके की सीरीज वाइंडिंग भी कहलाती है, इसलिए ये हाई वोल्टेज और लो करंट एप्लीकेशन में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। हाई वोल्टेज लो करंट एप्लीकेशन में हम लोग यूज करते हैं किसका, फिलहाल जो हमारे पास वेव वाइंडिंग है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो डमी कॉइल होता है वो वेव वाइंडिंग में कनेक्टेड होता है। कौन, डमी कॉइल। और जो इक्वलाइजर रिंग होता है वो कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा, इसका कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। ये सर्कुलेटिंग करंट से प्रोटेक्ट करता है कार्बन ब्रश को। सर्कुलेटिंग करंट ना आए वहाँ पे, सर्कुलेटिंग करंट आएगा तो स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगी तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो मशीन ज़्यादा हीट करेगा, और जब मशीन हीट करेगा तो वो उसके लिए फिर दिक्कत है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है आर्मेचर वाइंडिंग से रिलेटेड। बहुत मतलब ये मैंने थोड़ा सा बस ऐसे ही आपको लिख के बता दिया, ये की फैक्टर है, ये एटलीस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी चीज़ें आपको ध्यान में है कि नहीं है दैट इज़ सेकेंडरी पार्ट, लेकिन ये इतना होना चाहिए क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। खैर फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते हम आपके पास छोड़ जाते हैं अपने कुछ सवाल, और कमेंट सेक्शन में उसके जवाब चाहेंगे हम आपसे। आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नहीं दे पाते हैं आप तो फिर हम नेक्स्ट, अगर जिसको नहीं आता है वो लिखे कि हमें नहीं पता है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला सवाल हमारा ये है, पहला सवाल ये है कि जितने भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होती हैं, मतलब जितने भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होता है, चाहे इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज कर रहे होते हैं या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, तो उनके बीच में जो कपलिंग होती है वो मैग्नेटिक कपलिंग क्यों होती है, मैग्नेटिक कपलिंग क्यों होती है। डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रिकल कपलिंग या मैकेनिकल कपलिंग क्यों नहीं कर देते, मतलब एसी को मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में ले जाते हैं तो भी रोटर और स्टेटर के बीच में जो कपलिंग होती है वो मोटर में मैग्नेटिक कपलिंग होती है। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में लाते हैं तो भी कपलिंग जो होती है वो मैग्नेटिक कपलिंग होती है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं, कपलिंग का मतलब होता है जोड़ना, कि नहीं, दो पार्ट्स को जोड़ना। तो स्टेटर और रोटर के बीच में जो कनेक्शन होता है वो कैसा कनेक्शन होता है, मैग्नेटिकली कनेक्टेड होता है ना। तो मैग्नेटिकली पावर ट्रांसफर होता है। तो इसका क्या रीज़न है, क्यों उसको हम लोग मैग्नेटिकली ही प्रेफर करते हैं, इलेक्ट्रिकली क्यों नहीं प्रेफर कर लेते, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन ये जो मैंने पिछले क्लास में भी जो हमारा लेक्चर शुरू से देख रहा होगा उसको पता भी होगा, मैंने शुरू से डिस्कस किया है। मैं आपको बता दूं कि जो स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप होता है शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल एज, शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल एज। मैं आपसे पूछता हूँ वाई, मेरा क्वेश्चन है वाई, क्यों, किस लिए। आपको जितना पता है इसके बारे में, आप जो भी जानते हैं अच्छा बुरा, आप कमेंट करिए। कमेंट करने से फिलहाल क्या है कि आपकी गलती पकड़ी जाएगी, हम कमेंट्स आपका पढ़ेंगे, जहाँ पर भी दिक्कत होगा हम वहाँ कमेंट सेक्शन में भी डायरेक्ट रिप्लाई करेंगे आपको, और नेक्स्ट क्लास में आकर के यहाँ एक्सप्लेन भी करेंगे फिलहाल। तो अभी हम हर वीडियो के अंत में आपके पास इस तरीके से अपना 2 क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे फिलहाल, और उसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आपसे चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।